सर, अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि जिस तरीके से हालात है, जिस तरह की समस्याएं हैं, आज आज हम लोग जो आपके पास पहुंचे हैं, वो क्या कारण थे जिस कारण से आपने आज हम लोग को बुलाया, और आज वो उसकी क्या उसका महत्व है, क्या मायने? डॉक्टर निसार हैदर, सकरी मधुबनी के रहने वाले हैं। हम बिहार हेल्थ सर्विस में चीफ मेडिकल ऑफिसर थे और 2010 में हम रिटायर किए। रिटायरमेंट के पहले ही मैंने एक अपना प्राइवेट हॉस्पिटल सकरी में खोल रखा था, जो उस समय 25 बेडेड था, और उसका उद्घाटन हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रोफेसर मोहन मिश्रा उसमें उद्घाटन में ही वह थी गेस्ट ऑफ ऑनर। हमको इसका बहुत फख्र है। और उस समय जो हम लोग पास किए थे, मेडिकल MBBS जो किए थे और या MD किए थे, उस समय मेडिकल फैटर्निटी में सुविधा बहुत कम था। क्लिनिकल मेडिसिन, क्लिनिकल डायग्नोसिस का बहुत इम्पोर्टेंस था। पेशेंट को लोग देखते थे और हम लोग कॉल्पेट करते थे कि इफ द लीवर इन लार्ज, इफ स्प्लीन इज इन लार्ज, इफ देयर इज कंजेशन इन द चेस्ट, क्रिप्स है, रोंकाई है, या सेरेब्रोवास्कुलर में माइट्रल स्टेनोसिस का मर्मर है, या इनकम्पिटेंस का मर्मर है, तो ये सब हम लोग क्लिनिकली डायग्नोज करते थे। हम लोगों के समय में ये था कि सिर्फ एक एक्सरे था, एक ECG था और कुछ ब्लड का टेस्ट था जो डॉक्टर माइक्रोस्कोपिक करते थे। आज के समय में बहुत दुख के साथ करना पड़ता है कि हम लोग उस समय उतने ही फैसिलिटी से 90% केसेस को डायग्नोज करते थे और ट्रीट करते थे और क्योर करते थे। आज के युग में क्या है, आज टोटल मशीनरी का दौर आ गया है। ब्लड कलेक्शन होता है, मशीन में पुश कर दिया जाता है, जो रिपोर्टिंग आता है टेक्नीशियन रीड करता है एंड दैट इज साइंड बाय ए पैथोलॉजिस्ट। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक मशीन पर डिपेंडेंट हो गया है ये प्रोफेशन, अपना स्किल खत्म कर दिया है ये प्रोफेशन। एक मशीन का रिपोर्टिंग आता है, मे बी रॉन्ग और राइट, मशीनरी है, कंप्यूटर से भी गलती होती है, मशीन से भी गलती होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का आपकी लाइफ से आप खेलते हैं मशीन के रिपोर्टिंग पर। मशीन के रिपोर्टिंग पर आप एडवाइस करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं और उसका सर्जिकल प्रोसीजर के लिए आप उसको रेफर कर देते हैं। ये बहुत ही दुखदायक है, बहुत हम दुखी हैं इस बात से। सर, आपने पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था पे उंगली उठा दिया है। बिल्कुल। क्या ये पूरी तरह से आपको लगता है कि जो भी काम हो रहा है, जो भी अब तक काम हो चुका है, वो बिल्कुल सही नहीं हो पाया? बिल्कुल सही नहीं है। पहले सही था, अब सही नहीं है। अब कॉर्पोरेट का ये बिजनेस हो गया है। मेडिकल प्रोफेशन को लोगों ने दुकानदारी और वो बिजनेस बना लिया है। कॉर्पोरेट मेनी ऑफ द कॉर्पोरेट दे आर इलिटरेट बट दे आर कमांडिंग सुपर स्पेशलिस्ट ऑफ द प्रोफेशन। ये बहुत दुख की बात है। ये बहुत दुख की बात है। अगर देखा जाए सर कि जो स्वास्थ्य सेवा जो पहले होती थी, आज जो स्वास्थ्य सेवा है, उसमें आपको कितना अंतर आपको नजर आया? बहुत अंतर नजर आया। पहले डॉक्टर्स को माना जाता था कि वो जो है भगवान हैं, भगवान के रूप हैं, और इस तरह से डॉक्टर सेवा करते थे। डॉक्टर्स को माना जाता था कि दे आर लाइफ सेवर। नाउअडेज नहीं, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। डॉक्टर्स अब दे आर कंपेल्ड बाय द कॉर्पोरेट टू अर्न मनी दिस वे दैट वे, और ऐसा किया जा रहा है। मैं प्रैक्टिकली मैंने देखा है, इवन अपोलो दिल्ली को भी देखा है, और नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पटने में भी ऐसे बहुत से कॉर्पोरेट के हॉस्पिटल हैं जहाँ ये सब धंधा होता है। जो हम इस बात से दुखी हैं। सरकार, मैं ये बार मैं ट्विटर पर भी बहुत कुछ रेज कर चुका हूँ, X पर भी किया हूँ, लेकिन दुख की बात है कि हमारे कलीग जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। सर, जहाँ तक देखा गया, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग और भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मिल के बहुत सारा कदम उठाया है। क्या लगता है सर कि वो कदम क्या सही है या अभी ना सही है? कुछ कदम सही है, जैसे IGIMS को एक्सपेंड किया गया, PMCH को एक्सपेंड किया गया, DMCH को एक्सपेंड किया गया, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। IGIMS में बहुत सा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ, बहुत सा डिपार्टमेंट हुआ, बहुत सा इन्वेस्टिगेशन की ये फैसिलिटी हुआ, जो इकोनॉमिकली जो वो बेनिफिट देता है पेशेंट को। इसलिए कि प्राइवेट में जहाँ पर
5,000 चार्ज है, वहाँ IGIMS में 1,000 में होता है, लेकिन रश वहाँ अधिक है। जी। लेकिन ये फैसिलिटी जो है सराहनीय है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तो बिल्कुल पूरी तरह से कहते हैं कि अब हम पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से सुचारू रूप से पहले जो खराब चलता था बहुत बेहतर हमने बना दिया है। चाहे वो शहर में हो, ग्रामीण का चिकित्सक की बात हो या फिर ग्रामीण की बात हो, हमने पूरी तरह से सुचारू रूप से चला दिया है। देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत माननीय आदरणीय श्री मंगल पांडे जी माननीय मंत्री स्वास्थ्य बिहार के हैं, इन्होंने एक तो बहुत बड़ा काम किया है, मेडिकल फ्रेटर्निटी को इन्होंने इनकरेज किया है। जो हम लोगों के प्रोफेशन में जो ऑनेस्टली काम करना चाहते हैं उनको इन्होंने बहुत इनकरेज किया है कि 40 बेडेड हॉस्पिटल विदाउट रजिस्ट्रेशन रन करने का इन्होंने अपने बिल पास करा करके और इन्होंने सुविधा दिया है, जिसका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और इसका हम लोगों के एसोसिएशन ने यहाँ सेलिब्रेट किया, उनको फैसिलिटेट किया, उसमें मैं भी था और मैं उनके एक्शन को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो एक तरफ से आप स्वास्थ्य विभाग को 10 बात भी बता रहे हैं, 10 बात भी बोल रहे हैं और एक तरफ से स्वास्थ्य मंत्री को पूरी तरह से आपने कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहा है। देखिए, जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है उसमें अगर स्वास्थ्य मंत्री सुधार भी चाहेंगे तो एक बैक नहीं होगा, लेकिन इनका कदम सुधार की ओर है। सुधार की ओर है। जिस तरह से गाँव में जिस तरह से चिकित्सक व्यवस्था, चिकित्सीय व्यवस्था जिस तरीके से खराब है, क्या लगता है? खराब इसलिए है कि वहाँ नंबर ऑफ डॉक्टर्स की कमी है। पहले MBBS डॉक्टर और PHC में 3-4 हुआ करते थे। सबके लिए क्वार्टर फैसिलिटीज था। क्वार्टर अब इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, क्वार्टर वैसा नहीं है। और डॉक्टर्स की पोस्टिंग अब अल्टरनेटिव मेडिसिन जो आयुर्वेदिक और यूनानी के हकीम और वैद्य हैं उनकी पोस्टिंग होती है PHC में। जूरिस्प्रूडेंस नहीं जानते हैं, इंजरी रिपोर्ट उनसे दिखाया जाता है, ये सब जो है सराहनीय नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री तो कहते हैं कि हमने चिकित्सक को पूरी तरह से बहाल कर दिया है। गांव में डॉक्टरों की कमी नहीं रही, चाहे नहीं, कमी है। इसको मैं जरूर एक्सेप्ट करता हूँ कि डॉक्टर की कमी है। गांव में अभी भी डॉक्टरों की कमी है, बिल्कुल कमी है। कैसे ये दूर होगा सर? किस तरीके से ये दूर होगा? दूर करने का तो प्लानिंग गवर्नमेंट कर सकती है। हम लोगों से गवर्नमेंट अगर सजेशन लेगी तो हम सजेशन देंगे, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है, 1-2 मिनट की बात नहीं है कि मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर गवर्नमेंट सजेशन लेना चाहे तो हम लोग सजेशन दे सकते हैं। हम लोगों ने भी सर्वे किया था वहाँ पे गांव में, तो यहाँ के डॉक्टर जो कहते हैं कि हम लोग को वहाँ पे सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती है। सही बात। वो संसाधन नहीं मिल रहा है। सही बात। हमारे पास वो जिसको मैन पावर कहते हैं, मैन पावर नहीं है। तो कुछ इस 2-3 पॉइंट को पूरी तरह से उन्होंने ट्रैक किया है कि भाई अगर इस तरह का देखिए, जहाँ तक ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, डॉक्टर के ह्यूमिलेशन की बात है, ये इंसिडेंट जो है PMCH में भी हुआ है, DMCH में भी हुआ है कि अटेंडेंस इन डॉक्टरों के सर्च किया है, कितना बार स्ट्राइक हुआ है। तो जब कैपिटल यहाँ स्टेट लेवल पे ये घटना हो सकती है तो आप सोच सकते हैं कि प्रखंड स्तर पर कितना हो सकता है, कितना डॉक्टर एट रिस्क हैं इन सब डिविजनल, सदर एंड ब्लॉक हॉस्पिटल, कितना वो हैं। अब कितने डर से काम करते हैं, कितने भयभीत हैं, कितने जो है अंदरूनी अगर बात पूछा जाए तो कितने इंजरी रिपोर्ट भी डर से लिखते हैं, इसलिए उनको कोई सुरक्षा नहीं है। ये भी स्पष्ट है कि मैं बोलता हूँ, मैं इसको साबित करना बहुत मुश्किल बात है, बट आई नो दी रियलिटी। सर, ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत भयानक स्टेटमेंट आपने दिया है कि वो लोग डर के भी लोग लिखते हैं। डर के लोग लिखते हैं, डर के लोग काम करते हैं। किससे डरते हैं? अब किससे बता, जो दबंग हैं समाज में उनसे डरते हैं। आज भी डरते हैं। और दबंग के अलावा जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, सिविल सर्जन हैं, मैं खोल के नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बात जरूर है कि वो मतलब कुछ तरह से उसमें करप्शन है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है वो सदर, सब डिवीजन और ब्लॉक का प्रॉपर नहीं होता है। दे हैव गॉट टू अप्लाई द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। सर, एक प्रश्न सवाल ये था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि कोरोना के समय में जिस तरीके से जो महामारी पूरी तरह से फैल चुकी थी, बहुत भयानक माहौल था। ऐसे में कोरोना के बाद देखा गया कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुले,
लगभग 10,000 से ऊपर 15,000 से ऊपर हॉस्पिटल खुल गया। क्या कुछ कारण अब रहा सर कि इस तरह के हॉस्पिटल अब धीरे धीरे खुलने लगी है? कदम दर कदम पे यहाँ पे हॉस्पिटल खुल रही है। देखिए, हॉस्पिटल खोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोरोना में कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था इतना जितना हाहाकार मचाया गया। कोरोना में जो भी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत था। इसको बहुत हैवक बना दिया गया, उतना हैवक ये था नहीं। कुछ लोग इफेक्टेड जरूर हुए, ट्रीटमेंट भी हुआ, और वहाँ वैक्सीन का कंट्रोवर्सी बहुत हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि ये वैक्सीन हानिकारक है। स्टिल जो थर्ड डोज लिया है, अगर किसी को हार्ट अटैक होता है यंग एज ग्रुप में, तो इट इज क्लेम्ड दैट इट इज ड्यू टू दी वैक्सीन। तो इस कंट्रोवर्सी को तो हमारे मेडिकल फर्टर्निटी के लोग ही रूल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी मतलब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को, योजना को लागू किया गया, चाहे कोरोना से रिलेटेड हो, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, बहुत सारी योजनाओं को लागू किया गया है। कहाँ तक आप उनसे सहमत हैं? योजना तो अच्छा दिया उन्होंने, उससे हम सहमत हैं। योजना गलत नहीं है, लेकिन योजना को इम्प्लीमेंट किया जाए ये इम्पोर्टेंट। हम प्लानिंग दे दें और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो तो उससे क्या होगा? कानून सरकार बना देती है, जुडिशरी के सरकार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर बिक जाए, उनको फ्यूचर अगर उनको ये प्रिविलेज मिल जाए कि आप 4 महीना में रिटायर कर रहे हो, उसके बाद राज्यसभा के MP बना दिए जाओगे, उसके बाद तुमको कुछ इस तरह का पोस्ट दे दिया जाएगा, तो जब वो जजमेंट बदल सकते हैं। सर, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बता रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बता रहे हैं। क्या वो बिक भी जाते हैं? बिल्कुल, दे आर सोल्ड फॉर फ्यूचर चेयर। सर, ये ऑन कैमरा आप मीडिया को हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। आई कैन गिव यू द इंस्टांस। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? अगर वो बिक जाते हैं तो किस तरीके से बिकते हैं? वो आप लोग भी देखते होंगे। आप, ये मेरी ही बात थोड़ी है, आप लोग समाज से अलग नहीं है। आप लोग न्यूज चैनल देखते हैं, आप लोग देखते हैं कि जो जिससे फेवरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी जो नॉमिनेशन होता है वो प्रॉपर नहीं है। जो फेवरेबल है उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। पहले कॉलेजियम था, कॉलेजियम में 5 जजेस रहते थे जो सिलेक्ट करते थे कि हु शुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब वो बात नहीं है। कॉलेजियम से जो भी नाम जाता है गवर्नमेंट के यहाँ पेंडिंग रहता है। अगर गवर्नमेंट की फेवरेबल है तो अप्रूवल मिलता है, नहीं तो वो पेंडिंग रहता है, फॉर मंथ्स टुगेदर पेंडिंग रहता है। अगर जुडिशरी में इतनी ताकत है तो कॉलेजियम ने जो भेजा अगर गवर्नमेंट को, तो अगर ताकत है तो जुडिशरी कैन हैव कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट लॉ मिनिस्टर और एनी मिनिस्टर। क्यों नहीं करती है? जुडिशरी कमजोर है, जुडिशरी हुकूमत से डरती है, और जुडिशरी अगर हुकूमत से डरती है तो फिर जस्टिस कहाँ होगा? मतलब ये जितने भी जुडिशरी की बात होगी वो सारे चले गए सरकार के पास, इस सरकार के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, चीफ इलेक्शन ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट होता है, पहले से ये सदियों से चला आया है कि जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट या इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता था, पहले 3 मेंबर कमेटी थी। एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 थे। आज के दिन में कौन बड़ी है? गवर्नमेंट बड़ी है। एक प्राइम मिनिस्टर हो गए, एक कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, तो लीडर ऑपोजिशन क्या करेगा अकेला? इट इज ऑल जस्ट ए शो, बट इट इज अ फार्स। गवर्नमेंट जो चाहती है उसी को चीफ इलेक्शन। हम कहते हैं कि सबसे सिंपल एक सवाल मेरा है कि जो रिटायर्ड पर्सनल हैं वो क्या अभी कैडर में जो लोग भी हैं, जो प्रेसिडेंट अभी जॉब में हैं, क्या उनको चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं बनाया जा सकता? क्या उनको इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया जा सकता? नहीं बनाया जाता, इसलिए क्या वो आदमी कैन गो अगेंस्ट दी गवर्नमेंट और द पार्टी। लेकिन जिसको बनाया जाता है वो तो ऑब्लिगेशन है। किसी कोई रिटायर्ड पर्सनल को आप कुर्सी दे रहे हो तो उसको यूटिलाइज करोगे ना आप। तो क्या कोई जातीय कोई धर्म का भी क्या कुछ मामला है? ना, जातीय धर्म का कोई मामला नहीं है। इसमें जो है इलेक्टोरल बेनिफिट का है। इलेक्टोरल बेनिफिट दे। अब बताइए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है एडवोकेट करता है कि ईवीएम इज करेक्ट, व्हाई?
उसको क्या, उसका मकसद क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन। अगर मान लिया कि पॉलिटिकल पार्टी सब डिमांड कर रहा है कि भाई ये ईवीएम इज नॉट करेक्ट और ये बहुत जगह साबित हुआ है। इलेक्शन कमीशन की जहां तक बात है, अभी हाल में न्यूज में भी आया है, आप लोग देखे होंगे कि बोगस वोटिंग जो है, अगर बोगस वोटिंग लिस्ट में बोगस नाम है तो दैट इज नॉट इलीगल। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं। तो कहां अपना देश जा रहा है। जुडिशरी की वही हालत है। इलेक्शन जो कमीशन है जो कि इलेक्ट करता है कि हु विल गवर्न दी नेशन, वहां भी करप्शन है। अभी बहुत से अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो है प्रशांत भूषण जी का बहुत सारा स्टेटमेंट आया। अभी इधर स्टेटमेंट उनका आया है चीफ जस्टिस के बारे में, उनका स्टेटमेंट आया है गवर्नमेंट के बारे में, उसको आप लोग देखिए। उनका ट्वीट आया है, एक्स पर आया है उनका मैसेज। तो ही इज ए प्राउड एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैं उनको रिकॉग्नाइज करता हूँ। जहाँ भी अगर इस तरह की बात हुई है तो उन्होंने पॉइंट रेज किया है विदाउट एनी फियर ऑफ द जुडिशरी और द गवर्नमेंट। तो जिस तरह की बातें आपने, जिस तरह की मसला आपने उठाया है, लेकिन फिर भी आज बिहार में कहा जाता है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, विकास पुरुष है हमारे नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार जो है, अभी अब सवाल ये किसी से कंपेयर किया जा सकता है, इंडिविजुअली उनको प्रेज नहीं किया जा सकता है। पहले बिहार में बहुत विकास का काम किया है। मैं विकास का काम नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर उनके पहले एग्जाम्पल रहा है कि कोई काम ऐसा नहीं हुआ है, अगर उन्होंने कोई काम किया तो सराहनीय है। सर आप ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम किया, इसका मतलब उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। किसने? नीतीश कुमार जी ने नहीं किया है, किसी नहीं किया है। बिहार का डेवलपमेंट कराया है उन्होंने, बहुत सा कराया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत सी बातें सेटबैक भी हैं जो मैं नहीं करना चाहूंगा। लेकिन विकास पुरुष मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। रोजगार मतलब मैं नहीं कहूंगा। विकास किया उन्होंने, विकास किया है। और रोड का जितना डेवलपमेंट पब्लिक देख रही है, एग्जाम्पल दिया जाता है दैट इज बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ अपना? आगामी विधानसभा चुनाव में मेरा अपना व्यक्तिगत ये है कि कांग्रेस उभर के आएगी। जिस तरह का अभी माहौल बन रहा है, अब अगर अलायंस की बात होती है तो मैं नहीं कर सकता अलायंस क्या करेगी अगेंस्ट यूनाइटेड एंड बीजेपी। लेकिन कांग्रेस अगर अकेले उभर के आती है तो इसका फ्यूचर है, कांग्रेस का फ्यूचर है। कांग्रेस में राहुल गांधी ने जो अभियान चलाया है और जो न्यूट्रलिटी दिखाई है और जो पब्लिक के ऊपर स्नेह दिया है और कितना लंबा लंबा सफर करके और हर तरह के औरतों को, गरीबों को, बच्चों को, सबको उन्होंने गोद लेकर के चलाया है। और सेंटिमेंटली मैंने गौर किया है कि राहुल जी जो है हर सेक्शन, हर कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और वो बहुत न्यूट्रल हैं। वो कहीं किसी एस्पेक्ट से ना कम्युनल है। और सेकुलर क्या कहा जाएगा, हम तो सेकुलरिज्म के शब्द को लोग बहुत मिसयूज कर रहे हैं। आई विल से कि ह्यूमैनिटी को उन्होंने पसंद किया है। इज ए ट्रू ह्यूमन बीइंग और ह्यूमैनिटी को उन्होंने बहुत तरजीह दिया है राहुल जी ने। इसलिए नेशनल लेवल में हमारे चॉइस ऑफ लीडर है श्री राहुल गांधी। सर इस बार श्री राहुल जी का भी नाम है, लालू जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी का भी नाम है और एक नया नाम उभरते हुए आया है, जन स्वराज के संस्थापक। देखिए जन स्वराज को मैं स्टेज में बोलता हूं दैट इज द बी टीम ऑफ बीजेपी जस्ट टू डिवाइड दी मुस्लिम वोट। मेरा अपना मानना है आने वाले विधानसभा चुनाव में अगला मुख्यमंत्री जन स्वराज का ही होगा। नहीं, उनका कहना है जन स्वराज का 4-5 सीट आ जाए तो बहुत होगा बिहार में। मेरा अपना मानना है। अब वैसे इलेक्टोरल का उस समय क्या मूड होगा, क्या सिचुएशन होगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन अब तक का ये है, पब्लिक में अंडरस्टैंडिंग यही है कि जन स्वराज इज द बी टीम ऑफ बीजेपी। यानी इस बार फिर से लोगों का ये भी कहना है कि इट इज बीइंग फाइनेंस्ड बाय बीजेपी। जन स्वराज बार फिर से नीतीश कुमार, ये कहना मुश्किल है। मे बी ए हंग असेंबली
अगर कांग्रेस अकेले में उभर के आती है और कांग्रेस अकेले लड़ती है तो हंग असेंबली भी हो सकता है, और जिसके बाद अगर इलेक्शन होगा तो दैट विल बी ए गुड साइन फॉर द कांग्रेस पार्टी। बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। मैं इस संबंध में कुछ कह नहीं सकता हूँ, इसलिए कि ये तो मतदाता के ऊपर निर्भर करेगा। मतदाता किसको सपोर्ट करता है वही मुख्यमंत्री होगा। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को, पब्लिक को, और उन लोगों को जो अपने ट्रैक से हटे हुए हैं? मैं संदेश यही दूंगा कि कास्ट कम्युनिटी से ऊपर उठकर पब्लिक अपने देश और स्टेट के लिए सोचे कि कौन अच्छा है स्टेट के लिए। अगर मान लिया कि कॉम्युनल लाइन पर कोई डिवाइड करके वोट लेने के लिए, आई नो कि वो व्यक्ति जो है कॉम्युनल नहीं है, लेकिन कॉम्युनल कॉज उठाता है इसलिए है कि उसको वोट मिलेगा, तो इसको जो है पब्लिक नकार दे, कास्ट की कम्युनिटी को नकार दे, और जिसको लगे जो पार्टी अच्छी है, पार्टी से बढ़ के भी जो कैंडिडेट जिसको हम वोट दे रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है, उसका आचरण कैसा है, इस पर पब्लिक वोट करे। व्यक्तिगत रूप से वो आदमी अगर ईमानदार है, समाज में पॉपुलर है, समाज में सबसे संपर्क रखता है, तो ऐसे को पब्लिक सराहे में वोट दे तो मैं उसको मेरे लिए सराहनीय होगा। सर देखा जाए तो जिस तरीके से आपने विवरण दिया तो ये सारा चीज तो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के पास ही जाता है, वो सारा सर्टिफिकेट उनके पास तो किसी तरह का कोई क्लेम भी नहीं है अभी तक। क्लेम उनके व्यक्तिगत उनके ऊपर नहीं है, लेकिन पार्टी में बहुत से लोग हैं, उनके पार्टी में कोई एमपी है, कोई मंत्री है, उन लोगों के अगेंस्ट में जनता का क्लेम है। नीतीश जी व्यक्तिगत रूप से साफ सुथरे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लगता है कि इस बार व्यक्तिगत रूप से उनके पार्टी को मैं नहीं कहता हूँ, उनके फॉलोअर्स को नहीं कहता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो साफ छवि के आदमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन वो भी जब बीजेपी से जुड़े हैं तो लेग पुलिंग वहां भी है। ही इज डूइंग सम एक्ट अगेंस्ट हिज विल अंडर प्रेशर ऑफ बीजेपी। अब लगता है कि बिहार अब सुधरेगा आने वाले समय में। मुझे बहुत उम्मीद है कि यहाँ की जनता अब बिहार को सुधारेगी। सर आने वाले समय में एक महान पर्व ईद आने वाली है, साथ में होली भी आ रही है, क्या कुछ शुभकामना संदेश देंगे सर पूरे प्रदेशवासियों को? क्या देंगे? पहले जो जिस तरह से ईद और होली मनाई जाती थी, हिंदू मुसलमान मिल करके ईद के ईदगाह पर मैंने देखा है मंजर, यहाँ गांधी मैदान में मैंने देखा है कि सब मुख्यमंत्री भी खड़े हैं, सब मंत्री खड़े हैं और लोग आ रहे हैं, सब ईद मिल रहे हैं। और मैंने वो भी माहौल देखा है कि होली मनाई जा रही है और हिंदू मुसलमान सब रंग खेल रहे हैं और सब एक दूसरे से मिल के मना रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ राजनीतिक पार्टी जो है डिवाइड करना चाह रही है, जो प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत हानिकारक है और देश के फ्यूचर को के लिए बहुत हानिकारक है। ये देश अगर इस तरह से चला और वोट के लिए लोग इस तरह से बांटते रहे तो देश टुकड़े हो सकता है। देश टुकड़े हो सकता है। हाँ, जो इसे रोकना होगा, जनता ही रोक सकती है। जनता में जागरूकता की जरूरत है। वो लोग जो सिर्फ पार्टी में कुर्सी चाहते हैं वो उससे हट के आए, हट के अपना इस पर एक्शन उनका हो कि जो गलत हो रहा है वो उसको सुधारा जाए। जो गलत हो रहा है उसको सुधारा जाए। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संदेश दिया, आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। संदेश दिया, आप लोगों ने समय दिया और हमारी बातें सुनी, ये मैं सराहता हूँ। मैं तहे दिल से मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ईद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आने वाली ईद के लिए। आपको तहे दिल से मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप लोगों को।